किसी त्रिभुज का आधार उसके क्षेत्रफल वाले, ध्यान से समझिएगा, उसके क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। आधार का क्या है? आधा है। त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों से संलग्न ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? ठीक, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम बोले हैं कि एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। अब ये जो आपका एक त्रिभुज है और यहाँ पर बोला गया है एक समांतर चतुर्भुज। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बोला गया है। ठीक, एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर बोला गया है किसी त्रिभुज का आधार, किसी त्रिभुज का ये जो आपका आधार है, ये आधार उसके क्षेत्रफल वाले यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इसका जो आपका क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, उसके क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। इसका जो आधार होगा यह इसके आधार का क्या होगा? डबल होगा। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये है आपका आधार यानी कि बेस, और इसका ये आधार हम बोलेंगे ये है आपका बेस। ठीक, अब यदि यहाँ पर हम लंबाई की बात करें, तो इसे हम यहाँ पर लंबाई मान सकते हैं। ठीक, ये आपकी लंबाई हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर लंबाई ये हो जाएगी, और ये आपका कर्ण होता है, ये आपको अच्छे से पता ही होगा। ठीक, अब आपको अच्छे से ये भी बात पता होगी कि ये जो एक समकोण त्रिभुज होगा, जो कि आपके एक समकोण त्रिभुज होगा, उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू L इंटू बी। ठीक, यही होता है। और इसका जो आपका क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का, वो आपका जैसे पता होगा क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, यही होता है। अब यहाँ पर क्या बोला गया? किसी त्रिभुज का आधार उसके क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। अब हम मान लेते हैं कि इसका जो आधार है, इसका जो त्रिभुज का जो आधार है वो हम मान लेते हैं 4 है। कितना है? 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक, आपने एक ट्रिपलेट अच्छे से पढ़ी ही होगी, 3, 4 और 5। ठीक, हमने आधार मान लिया यदि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और कर्ण जो होगा वो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देखोगे इसका जो आधार है, इसके आधार का आधा है, यानी कि इसका आधार इसका डबल हो जाएगा, यानी कि इसका आधार कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पर यदि वैल्यू रखें तो देखिए इसका क्षेत्रफल है 1/2 इंटू लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? वो है आपकी 4 सेंटीमीटर, इक्वल टू इसका यहाँ पर लंबाई हमारे पास नहीं है लेकिन चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो लंबाई नहीं है, चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर हमें लंबाई मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 2 से हम इसे काट दें तो 2 दूनी 4। ठीक, अब यहाँ पर 3 दूनी 6, यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी आपकी 6/8। ठीक, कितनी होगी? 6/8। इसे और भी काट सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 3/4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई। ठीक, किसकी? इसकी कितनी हो गई? 3/4 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर पूछा गया था कि लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है आपकी 3 सेंटीमीटर। यदि हम यहाँ पर बोल दें 3 त्रिभुज की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो आपका चतुर्भुज है उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है आपकी, चतुर्भुज की लंबाई है आपकी 3/4 सेंटीमीटर। ठीक, ये 4 का इंटू इधर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 त्रिभुज इक्वल टू चतुर्भुज 3। ठीक, अब यहाँ पर त्रिभुज और चतुर्भुज, इनका यदि हम यहाँ पर रेशियो निकालते हैं तो बनता है आपका 3/12, यानी कितना बन जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 1/4। तो 1/4 कहाँ पर है? तो देखिए ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है
वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 2210 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक, हमने मान लिया कि उसकी मासिक आय जो है वह है आपकी x रुपये। कितनी है? x रुपये मान के चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए उसकी मासिक आय कितनी है? x रुपये। अब x पे सबसे पहले उसने बोला है कि 15% का खर्चा करता है। 15% की यदि हम बात करें तो वह होता है आपका 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, यानी कि 3/20। अब 20 पर वह 3 का खर्चा कर रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 17/20। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है, उसने बोला है 60%। 60% बोला गया है तो 60% का मतलब कितना हो जाएगा? 0 से 0, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 5 पर 3 का खर्चा कर रहा है, यानी कितना कर रहा है वो? 2/5। ठीक, अच्छा, ये समझ आ गया होगा। अब इतना अपनी आय पे खर्चा करने के बाद उसके पास शेष कितना बच रहा है? तो उसके पास शेष बच रहा है 2210 रुपये। ठीक, अब हमारी जो मासिक आय होगी वो हमारे सामने निकल आएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 17 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 17 एकम 17, यहाँ पर बच जाएगा आपका 3 और 2 5, 17 तिया 51 और 0। ठीक, अब यहाँ पर 2 से काट देते हैं, 2 छिंग 12, 1 बचा, 2 पंजे 10। ठीक, इतना हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 100 तो आपका ये हो जाता है, और 6500 यानी कि 6500 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6500 कहाँ पर है? तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेज है। 3 गुना काम तेजी से करता है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। रम्या जितना समय लेती है उससे 40 दिन क्या करता है? वह कम लेता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में कार्य को पूरा कर पाएंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, एक है सूर्या और एक है आपका रम्या। ठीक, एक सूर्या है और एक रम्या है। सूर्या जो है, देखिए सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेज है। 3 गुना तेज है यानी कार्य कुशल है, यानी कि रम्या जो है जब वह एक काम करती है, रम्या जब एक काम करती है तो सूर्य जो है वह 3 काम कर देता है। कितना कर देता है? 3 काम कर देता है। ठीक, ये क्या है हुआ? काम का रेशियो हो गया। यदि समय की बात करें तो यहाँ पर एक दिन में 3 काम करता है। सूर्य जो है वह एक दिन में 3 काम करता है। तो आप यहाँ बोलोगे कि रम्या जो है वह 3 दिन में, कितने दिन में? 3 दिन में 1 काम कर पाती है। सूर्य जो है वह एक दिन में 3 काम कर देता है, तो रम्या जो है वह 3 दिन में 1 काम कर पाती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दिनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा आपका? दिनों का अंतर हो जाएगा आपका 2। दिनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिनों का अंतर दिया गया है, यहाँ पर जो दिनों का अंतर दिया गया है वो कितना है? 40। कितना है? 40। नहीं समझ आया हो तो ध्यान से समझ लीजिए। और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले समय से, यानी कि दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। जब कभी कम बोला जाए या ज़्यादा बोला जाए तो वो हमेशा ही अंतर होता है। ठीक, अब यहाँ पर दिनों की संख्या दिन बोले गए हैं तो यहाँ पर क्या हो गया? समय का अंतर हो गया। ठीक, यहाँ पर समय का अंतर कितना है? 2, और यहाँ पर कितना है आपका? 40। यदि हम बात करें 2 रेशियो की वैल्यू यदि 40 है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक, कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर बात करें कि सूर्य जो है वह कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट कर देता है, तो आप बोलोगे कि सर इसमें 20 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 दिन, यानी कि सूर्य जो है वह 20 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देता है। अब यदि हम बोलें कि रम्या कितने समय में कार्य को कंप्लीट कर देती है, तो आप बोलोगे कि सर 3 में आप 20 से इंटू कर दीजिए, आपका आ जाएगा यहाँ पर 60 दिन। क्या आ जाएगा? 60 दिन। 20 दिनों में किसी कार्य को सूर्य कंप्लीट कर पाता है तो 60 दिनों में रम्या कंप्लीट कर पाती है। ठीक,
अच्छे से इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यदि यहाँ पर हम पूर्ण कार्य की बात करें, संपूर्ण कार्य जो कि हमें कंप्लीट करना है, संपूर्ण कार्य, यदि हम संपूर्ण कार्य की बात करें तो वो इनका एलसीएम हो जाएगा, आपको अच्छे से पता होगा, और इनका एलसीएम लोगे तो आपका कितना आ जाएगा 60। यानी कि 60 काम जो है वह हमें कंप्लीट करना है। ठीक, 60 काम हमें कंप्लीट करना है। यानी कि एक दिन का यदि हम इनका काम देखें, यहाँ पर एक दिन का काम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनका रेशियो जो हो जाएगा, इसमें यदि आप डिवाइड करोगे तो देखिए 20 या 60 होता है 3 काम। ठीक, कितना होता है 3 काम, और यहाँ पर 60 से भाग कर लगाओगे तो 1 काम, कितना हो जाएगा 1 काम। यानी कि इनका रेशियो जो बन रहा है काम का वो कितना बन रहा है कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। यानी कि सूर्य जो है वह एक दिन में 3 काम करता है, तो रम्या जो है वह एक दिन में सिर्फ 1 काम कर पाती है। यानी कि यह दोनों मिलकर यदि काम करें, उसने बोला था दोनों मिलकर यदि काम करें तो वह कितने समय में कार्य को कंप्लीट कर देंगे, तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 3 और 1 4। यानी कि एक दिन में ये कितना कार्य करते हैं 4 काम करते हैं। तो यहाँ पर यदि एक दिन में 4 काम हो पाएगा तो यहाँ पर 60 काम कितने समय में हो पाएगा, तो आप भाग लगा दोगे 15 बार ये आपका चला जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 15 दिन। यानी कि 15 दिन के अंदर ये कार्य को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन जो है वह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है, देखिए ये आपकी एक बोर्ड मार्क्स की छोटी सी कैलकुलेशन दी गई है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है -4, इसके बाद दिया गया है आपका 19 माइनस का 2 इंटू -8। ठीक, ये आपका यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हमें छोटे ब्रैकेटों को सॉल्व करना होगा। यानी कि इसको यदि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि हम सॉल्व करें तो देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, जब हम इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपके माइनस हैं। तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर ये 16 जो है ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अब यहाँ पर आप बाहर देखोगे, जब ब्रैकेट के बाहर देखोगे तो यहाँ पर आपका माइनस लगा हुआ है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना है आपका 19 जो है ये आपका किसका है, प्लस का। अब यहाँ पर प्लस माइनस का आपका 16 है और यहाँ पर 19 प्लस का है। जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस का वो भी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है। अब यहाँ पर देखोगे तो बाहर जब हम निकल कर आए तो यहाँ पर क्या है, -4। जब -4 से यदि हम इंटू करते हैं तो हो जाएगा 4 तिया 12, और यहाँ पर ये आपका प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये 12 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 12 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर है, तो देखिए डी ऑप्शन है आपका, ये सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है 10% लाभ को मिलाकर 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वह 440 रुपये था। यदि 370 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत की हानि होगी। यानी कि उसका सीधा कहने का मतलब ये है कि यदि 10% मिलाकर किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ये इतने रुपए है, इतने रुपए था, तो यहाँ पर यदि उस वस्तु को 370 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यदि हम यहाँ पर देखिए फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि 10% का लाभ। ठीक, हमने माना कि एक है आपका सीपी, एक है आपका प्रॉफिट और एक है आपका एसपी। सीपी मान लिया हमने क्या है 100 रुपये है, 100 रुपये पर 10% लाभ लगाएंगे, यानी कि 10% लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ कितने का होगा 10 रुपये का। 10 रुपये का लाभ होगा, सीपी 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितने हो जाएगा 110 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि विक्रय मूल्य यहाँ पर 110 रुपये है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 440 रुपये है, यानी कि 110 की वैल्यू है जो आपकी, वो है आपकी 440। कितनी है 440। ठीक, तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। यदि हम यहाँ पर सीपी की बात करें तो सीपी कितना है, तो सीपी है हमारा 100। ठीक, अब यहाँ पर 100 में यदि हम इंटू कर देते हैं 4 से, तो हमारा सीपी कितना आता है हमारा 400 रुपये। कितना आ जाता है 400 रुपये, यानी कि सीपी जो था हमारा वो कितने रुपये था 400 रुपये था। अब यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट पर आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बोला क्या है, तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला है यदि 370 रुपये में बेचा जाए उस वस्तु को तो कितने रुपए की हानि होगी। तो यहाँ पर हम बात करें कि एक है आपका सीपी और एक है आपका एसपी। सीपी तो आपको पता है कितना हो गया आपका 400 रुपये, 400 रुपये आपका सीपी है। एसपी बोला है कि आपको इतने रुपए में बेचना है, यानी कि 370 रुपये में बेचना है आपको। यदि 370 रुपये में बेचोगे, 400 रुपये में खरीदोगे तो हानि होगी, कितने की होगी, तो 30 रुपये की हानि होगी।
₹30 की हानि होगी, किस पर होगी? 400 रुपये पर होगी। परसेंट निकालने के लिए हम 100 से इंटू करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 4 सत्ते 28 होता है और यहाँ पर 4 पंजे 20 होता है, तो कितना हो जाएगा? 7.5%। 7.5% देखिए कहाँ पर है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका 7.5%। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है यदि भुजा 1 इकाई हो, कितना हो? 1 इकाई हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल उसी भुजा के बराबर होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह उसकी भुजा जो होती है उसके बराबर होता है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हमेशा ऐसा होता है। दूसरा दिया गया है कभी कभी ही ऐसा होता है। तीसरा दिया गया है कि प्राय ऐसा होता है और चौथा दिया गया है कि ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक, अब आपको वैसे तो आंसर पता ही लग गया होगा। यदि किसी को आंसर ना पता लगा हो तो उसे हम बता देते हैं। जैसे कि यदि हम यहाँ पर एक वर्ग की बात करें, तो आपको अच्छे से पता है कि वर्ग की जो सारी भुजाएं होती हैं वह आपकी क्या होती हैं? समान होती हैं। परिमाप क्या होता है? इसका परिमाप 4a होता है और क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल वो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि जो भी आपकी एक भुजा होगी उसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। यदि इसकी एक भुजा बोली गई है, 1 इकाई भुजा है, यानी कि इसकी भुजा हम 1 मान लें तो सारी ही भुजा इसकी 1 होंगी। ठीक, सारी ही भुजा 1 होंगी। सारी ही भुजा 1 है, हमें सिर्फ एक भुजा चाहिए कोई भी क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहाँ पर यदि हम 1 का स्क्वायर कभी भी करें तो हमेशा 1 ही आएगा। 1 पर तो आप चाहे कितनी भी पावर लगा लीजिए, 3 लगा लीजिए, 4 लगा लीजिए, 8 लगा लीजिए, 10 लगा दीजिए, कुछ भी पावर लगा दीजिए, उसका आंसर सदैव ही क्या होता है? 1 ही रहता है। ठीक, 1 पर कितनी भी पावर लगाओगे आप तो हमेशा उसका आंसर हमेशा 1 ही रहता है। और यही बात हमसे यहाँ पर पूछी गई है कि उसका यदि भुजा जो होगी वर्ग की, यदि उसे हम 1 मान लें तो उसका क्षेत्रफल और भुजा क्या होगी? बराबर होगी, तो हमेशा ही बराबर रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमेशा ही बराबर रहते हैं, यानी कि ऑलवेज सेम रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है एक 150 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है? 150 मीटर। ठीक, अब बोला गया है 54 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर लेती है। कितने समय में? 42 सेकंड में पार कर लेती है। अब यहाँ पर बोला गया है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए यदि हम यहाँ पर कुल दूरी की बात करें, कुल दूरी, तो कुल दूरी जो होगी वह क्या हो जाएगी? तो आपको अच्छे से पता है कुल दूरी जो होगी वह प्लेटफॉर्म की पूरी लंबाई होगी और साथ ही साथ ट्रेन की लंबाई होगी। अब ट्रेन की लंबाई दी गई है यहाँ पर 150 मीटर लंबी ट्रेन, तो देखिए ट्रेन की लंबाई दी गई है 150 मीटर, 150 मीटर। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो उसे हम मान लेते हैं कि x है। ठीक, तो ये टोटल जो कुल दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 150 प्लस x मीटर। ठीक, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम चाल की बात करें, तो चाल यहाँ पर कितनी है आपकी? 54 किलोमीटर प्रति आवर, 54 किलोमीटर प्रति आवर। और आंसर जो हमें देना है वो मीटर में देना है। ठीक, तो हमें इसे क्या करना होगा? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। आपको अच्छे से पता है यदि हम छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो हम लगाते हैं 5/18, और यदि हम बड़े में कन्वर्ट करते तो हम क्या करते? 18/5 कर देते। ठीक, तो 18 तिया 54 होता है, 5 तिया 15, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर ये चाल हो जाएगी। अब इसके बाद बोला गया है यहाँ पर 42 सेकंड में पार कर लेता है, यानी कि यदि हम समय की बात करें तो समय कितना है आपका? 42 सेकंड। और आपको अच्छे से पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। और दूरी कितनी है हमारे पास? 150 प्लस x मीटर, 150 प्लस x मीटर। ठीक, चाल कितनी है? 15 मीटर प्रति सेकंड, और समय दिया गया है आपका 42 सेकंड। इसमें इंटू कर देते हैं तो 15 दूनी 30 की 0, हासिल लगी 3, 15 चौक 60 और 3 63। ठीक, x निकालना है हमें। x क्या है आपका? प्लेटफॉर्म की दूरी, और प्लेटफॉर्म की दूरी हमें x चाहिए, तो x के लिए हम क्या करेंगे? ये आपका प्लस का है, इधर ले जाकर माइनस में कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 150 माइनस करना है हमें इससे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 0, 8 और यहाँ पर 1 4। ठीक, कितना हो जाएगा? 480 मीटर।
ठीक। तो 480 मीटर कहाँ पर है, तो देखिए सी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ देखते हैं। तो यहाँ बोला गया यदि a बराबर है आपका ब्रैकेट के अंदर -14 प्लस का 4 और b बराबर है आपका 4 माइनस का 14, तो यहाँ पर बोला गया है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए a की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका -14 है और यहाँ पर ये आपका प्लस का 4 है। तो यहाँ पर जब हम इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -10 आ गया। b की बात करें तो b कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए प्लस का 4 है और यहाँ पर -14 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -10। और जब -10 जो हो उसे यदि हम इंटू करेंगे -10 में, तो माइनस माइनस जो होगा वे आपस में कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा और 10 दारी कितना हो जाएगा, 100 किस में रहेगा, ये प्लस में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक।